तो अपन बात कर रहे थे गागरोन दुर्ग की। गागरोन दुर्ग जो है दोस्तों, ये कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग। कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग श्रेणी में आता है। इस गागरोन दुर्ग का जो निर्माण है वो डोड, ये परमाणु की ब्रांच थी भाई, ठीक है। तो डोड परमाणु ने जो है इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। हाँ, गागरोन जो दुर्ग है इसकी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है खींची, ठीक है, इन्होंने अपना अधिकार किया था परमाणु को हराकर, ठीक है दोस्तों। तो अगर अपन देखेंगे तो वो खींची शासक कौन थे? तो वो थे देवेंद्र सिंह। कौन थे? देवेंद्र सिंह। और इन्हीं की पीढ़ी में आगे जो है वो कौन था? अचलदास खींची, ठीक है। और अचलदास खींची के समय में जो है मालवा का सुल्तान था होशंग शाह। कौन था? होशंग शाह। इस होशंग शाह ने जो है आक्रमण किया था, ठीक है। हाँ, कल्चर के अंदर आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी क्या अभी तक आपने? चलो कोई नहीं, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं सुना दूं आपको कहानी। हाँ, अचलदास खींची की कहानी है। अचलदास खींची की जो है शादी हुई थी भाई मेवाड़ के अंदर। कहाँ हुई थी? मेवाड़। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेवाड़ जो है राजस्थान की सबसे पावरफुल रियासत मानी जाती थी। मेवाड़ के अंदर तोरण मारना यानी कि अपने आप के अंदर जो है बड़ा काम करना था, ठीक है। अचलदास की जो शादी होती है वो होती है कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर। कहाँ होती है? मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ के अंदर अपने राणा कुंभा पड़ा है। इस राणा कुंभा की जो है सिस्टर थी जिसका नाम है लाला मेवाड़ी। क्या नाम है? लाला मेवाड़ी। हाँ, तो अचलदास की जो है शादी होती है मेवाड़ के अंदर कुंभा की सिस्टर के साथ में, और उसका नाम क्या है? लाला मेवाड़ी। अचलदास खींची बापड़ा अपनी जो जिंदगी है इसको रुकी सिक्की बिता रहा था। सभी साथ वाले जो राजा है उनके सबके खूब सारी रानियां हुआ करती थी। नॉर्मल अगर बात की जाए तो 5-7 रानियां तो किसी भी राजा के देख सकते हो आप, है ना। और राजा की बात ही नहीं है, जहां सामंत थे उन सामंतों की भी जो रानियां थी वो कम से कम 5-7 तो हुआ ही करती थी। एकमात्र अचलदास खींची है जिसके एक ही रानी है और उसका भी नाम क्या है? लाला मेवाड़ी, ठीक है। औरत है भाई, है ना। हाँ, लाला का मतलब आप कोई दूसरा लाला मत समझ लेना इसको ना। हाँ, औरत ही है लाला मेवाड़ी। तो लाला मेवाड़ी जो है इतनी डेंजर थी। और फिर अगर अचलदास खींची ऐसी हरकत भी कर ले, कहीं दूसरी जगह आंख मटोली कर ले, तो लाला मेवाड़ी तो खाल खींचे जो खींचे, लेकिन कुंभा जैसे जो आदमी है फिर वो और ज्यादा खाल खींच ले, ठीक है। हो सकता है इनका जो बदियाकरण कर दे, ठीक है, अचलदास खींची का। हाँ, तो अचलदास खींची जो है डरता था। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है, लेकिन जैसा है वैसा अपनी जिंदगी को जी रहा है। और एक समय की बात है कि इसके अचलदास खींची के जो है गागरोन दुर्ग के अंदर दरबार का आयोजन हो रहा था। क्या लग रहा था? दरबार। और इस दरबार के अंदर मारवाड़ की साइड से यानी जगह पड़ती है जांगलू प्रदेश। जांगलू बोले तो बीकानेर साइड से, है ना। हाँ, तो जांगलू प्रदेश से कोई चारण जाति का जो है कवि था जिसका नाम था बिट्टू चारण, ठीक है। और उसकी सिस्टर थी जीमा चारण। ये दोनों इस गागरोन दरबार के अंदर आते हैं, अचलदास खींची के दरबार के अंदर। और उनका काम है कि जो भी है वीर गाथाएं हैं या दोहे कविताएं हैं ये सुनाया करते थे, ठीक है। तो दोस्तों उसी समय एक घटना घटित हो जाती है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। जब दरबार के अंदर जांगलू प्रदेश का, कहाँ का? जांगलू प्रदेश का एक चारण है जिसका नाम क्या है? बिट्टू चारण। और इसके साथ में जो है इसकी बहन आई थी जिसका नाम क्या है? जिमा चारण। क्या नाम है? जिमा चारण, ठीक है दोस्तों। तो ये आए हुए थे और पहले जो है बिट्टू चारण का नंबर आया। बिट्टू चारण वहां पर खूब सारे जो है वीर जो गाथाएं हैं वो सुनाता है। कभी गागरोन की सुना रहा है, कभी मेवाड़ वालों की सुना रहा है। तो ऐसी गाथाएं सुनाई जा रही थी। दरबार के अंदर जो राजा है वो बैठा हुआ है, इसके पीछे जो है नौकर चाकर खड़े हैं, कोई छत्र हिला रहा है, ठीक है। हाँ, और सामने जो है दरबारी बैठे हुए हैं। ऊपर जो झरोके थे उन झरोकों में से महल की जितनी भी महिलाएं थी वो सब इन गाथाओं को सुन रही थी। ऊपर लाला मेवाड़ी भी है। जब मेवाड़ की गाथाएं सुनाया स्टार्ट की तो लाला मेवाड़ी ऊपर से भाई साहब इनके लिए
उपहार भेज रही थी। यह सब जो सीन चलता गया और बिट्टू चारण का जो पूरा किस्सा था वो समाप्त होता है। उसके बाद जिम्मत चारण जो है अपनी कविताएं, दोहे, छोटे सुनाना स्टार्ट करती है। तो ये जो जिम्मत चारण है दिखने के अंदर भी खूबसूरती थी और वैसे ही उतनी ज्यादा जो है बुद्धिमान भी थी ये, ठीक है। हाँ, तो जिम्मत चारण को जब देखते हैं तब ऐसा लग रहा था कि भाई साहब इनका जो मुकुटा है एकदम इस प्रकार से जो है चमक रहा है कि इनको देखने के बाद और इनकी जो कविताएं या दोहे सुनने के बाद में जो अचलदास खींची उसे रहा नहीं गया। अचलदास खींची जो है जिम्मत चारण को कहता है कि जिम्मत चारण जी आप प्लीज जो है कल और वापस यहाँ पर दरबार के अंदर आना। और जिम्मत चारण जो है दूसरे दिन भी दरबार के अंदर जाती है। जब दरबार में गई तो बिल्कुल इनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया, इनको महलों के अंदर ले जाया गया और पलंग पे बिठा के इनसे बातें चीतें चल रही थी। तभी इनकी बातों के अंदर इतना लट्टू हो गया था अचलदास खींची या मोहित हो गया था कि वो इसको पूछ लेता है कि आप जो यहाँ से अगर मरु समुद्र से जो राजकुमारियां या मरु समुद्र की जो लड़कियां हैं वो इतनी जो गुणवान या बुद्धिमान होती है क्या? तब जिम्मत चारण ने कहा कि महाराज मैं आपकी इस लैंग्वेज का दर्द समझ सकती हूँ, आप जो बोल रहे हो उसका मर्म मैं समझ चुकी हूँ, क्योंकि आपकी अभी तक एक ही शादी हुई है और आप चाहते हो कि मैं ऐसी कोई लड़की दूसरी ढूंढूं जिससे मैं आप शादी कर सको। तो वो इस मर्म को जो समझ चुकी थी और उसने कहा कि महाराज बिल्कुल ये तो है ही, लेकिन हमारे साइड के अंदर एक लड़की और है ऐसी जिसके सामने सब जो है फीके पड़ जाते हैं। और उसका जो वो नाम बताती है दोस्तों, वो बताती है उमा सांकली। क्या नाम बताती है? उमा सांकली। दोस्तों उमा सांकली जो है जांगलू प्रदेश की राजकुमारी है, ये मान लो, क्योंकि जांगलू प्रदेश के अंदर राजा या जो ठाकुर था उसका नाम था खिमसी। इस खिमसी की जो है ये पुत्री है, ठीक है। हाँ, तो उमा सांकली की जब बात आती है तब वो कहती है कि उमा सांकली के सामने सबके रंग फीके पड़ते हैं, सबके जो गुण है वो सब फीके पड़ जाते हैं। उमा सांकली अपने आप के अंदर वो महिला है जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है भगवान ने। जब ऐसी बातें अचलदास खींची ने सुनी तो अचलदास खींची जो है इधर उधर देखने लग गया, नैन मटक्के करने जैसी कोशिश करता है और अचलदास खींची ने कह दिया कि इस लड़की से बात कर लेना, अगर मेरी शादी हो जाए तो। वो जोश के अंदर वहां जो है जिम्मत चारण को कह देता है और जिम्मत चारण वहां से जो है विदा लेती है, यहाँ से निकलते हैं। बिट्टू चारण और जिम्मत चारण दोनों जांगलू प्रदेश जाते हैं। जांगलू प्रदेश जाकर इस खिमसी ठाकुर के पास में पहुंचते हैं और जाकर इनको समाचार देते हैं कि आपकी जो पुत्री है उमा सांकली, इसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आए हम गागरोन का जो राजा है अचलदास खींची उनके लिए। तब खिमसी जो ठाकुर है और उसकी पत्नी यानी कि दोनों खुशी के मारे जो फूले नहीं समाये, उन्होंने कहा कि यार सोने पे सुहागा आया आज तो, ऐसा अगर तोहफा है अपने लिए कि अपने एक छोटे से ठिकाने के जो मालिक है लेकिन एक बड़ा राजा अपनी राजकुमारी से शादी करना चाहता है तो कौन नहीं करवाना चाहिए। उन्होंने वापस वहां से पुरोहित को बुलाया, पुरोहित को नारियल दिया, नारियल देकर कहा कि भाई जाइए आप जो है उमा सांकली का जो रिश्ता है वो पक्का करके आइए। दोस्तों जब उमा सांकली की बात आती है तो ये जो रिलेशन लेके आए हैं, इससे पहले उमा सांकली के बारे में जिम्मत चारण से प्रशंसा सुनी थी किसने? अचलदास खींची ने। अचलदास खींची जिम्मत चारण को कहता है कि जिम्मत चारण ऐसी क्या है वो जो तू उसकी इतनी प्रशंसा कर रही है? तब वो कहती है कि एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो वो इंद्र की अप्सरा है। इंद्र की क्या है? अप्सरा है। सरोवर का हंस है। किसका हंस है? सरोवर का हंस है। वसंत ऋतु की जो है मंजरी है। वसंत ऋतु की क्या है? वो मंजरी है। और जब चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हंस चल रहा है। क्या चल रहा है? हंस, यानी कि उसकी चाल ढाल के बारे में बताया गया, उसके रूप के बारे में बताया गया। कहा गया कि वो रूप की तो क्या है? खान है। क्या है? खान है। ऐसे लगता है कि उसको देखने पे कि भादवा का महीना है और भादवे के महीने में जैसे बादल दिखते हैं वैसे वो दिख रही है, ठीक है। हाँ, वो बाद में कहती है कि आषाढ़ की द्वितीया है। किसकी द्वितीया है? आषाढ़ महीने की जो है दो जाती है, वैसा लगता है, ठीक है। वो कहती है कि ये अगर देखा जाए तो लक्ष्मी का अवतार है। किसका अवतार बताया है? लक्ष्मी का अवतार। ऐसा बताया गया है कि जब सुबह सुबह सूरज जो उगता है तो प्रभात का जो सूरज होता है उसके समान चमकती है।
जब इतनी बातें सुनी और अचलदास खींची ने कहा कि रहने दब, ज्यादा तारीफ मत कर, मेरा खुद का जो है कंट्रोल जो है वो है अब क्या हो रहा है, अनकंट्रोल की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर भी वो मानती नहीं है और कुछ कह देती है। वो कहती है कि जैसे पूर्णिमा का चांद है। कैसा चांद है? पूर्णिमा का चांद है। उसके बाद वो कहती है कि शरद का कमल है। कैसा कमल है? शरद का कमल है, जैसे मानसरोवर के अंदर कमल खिल रहा हो, ठीक है। उसके अंदर देखा जाए तो गुणों का परवाह है, जितने गुण देखने हैं वो सब गुण उसके अंदर विराजमान है। ऐसी जब बातें हो रखी थी, उसके बाद और वो वापिस टोक देता है कि रहने दो, अब मत कहो। लेकिन जो जिमत चारण है वो रुकती नहीं है, क्योंकि वो कविता धोए सोटे सुनाने का कार्य करती है। चारण जाति की महिला, तो उसका तो काम ही है ऐसा कि सामने वाले को इस प्रकार से सुनाओ कि सामने वाला कंट्रोल ही नहीं रख पाए अपने आप पे। वो कहती है कि उसकी जो बाहें हैं, उन बाहों को अगर देखे तो ऐसे लगता है कि चढ़ा हुआ धनुष है। कैसा है? चढ़ा हुआ धनुष। फिर अचलदास खींचे के भाई साहब दिल पे तीर ही लगा होगा, आर पार निकला तीर जो है। उसने कहा कि उसके जो नाखून है वो बिल्कुल पतले पतले हैं, उसके दो जो दांत है वो अनार के दानों के समान चमकते हैं या अनार के दाने जैसे हैं। अचलदास खींचे ने कहा कि पूरी आप जो है प्रशंसा उसी के अंदर बता रही हो, इतने सब गुण उसके अंदर विराजमान है, तो फिर तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा कहा गया था कि उसके जो होठ है वह हिंगलू की पोट है। होठ कैसी है? हिंगलू की पोट है, ठीक है। तो जब पुरोहित उधर से आ रहा था तो इधर अचलदास खींची सपनों के अंदर जो है खोरा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके सपने देखने लग गया था? उमादे सांकली के। जब उधर से पुरोहित आता है, पुरोहित नारियल लेकर गागरोन पहुंच गया। अब क्या करे भाई, नारियल आ चुका है। अब समस्या ये हो गई है कि इस नारियल को आप बिना बताए जेल लिए तो लाला मेवाड़ी जो है आपकी चामड़ी पाड़ के रख देगी, है ना। तो समस्या हो गई अचलदास खींची के सामने। अचलदास खींची यूं एकदम नारियल को रोकता है, उसके बाद में लाला मेवाड़ी के महलों की ओर बढ़ता है। लाला मेवाड़ी के महलों के पास में जाता है। लाला मेवाड़ी पहले से झूला झूल रही थी और झूले पे बैठी बैठी वो सपने देख रही है या कुछ ख्वाब सोच रही थी। वो सोच रही थी कि आज शाम को जब डिनर करेंगे डार्लिंग के साथ में तो कौन सी ड्रेस पहनूं, ठीक है, और मैं किस प्रकार से उनको दिखूं। एक मेरे को नवल का हार चाहिए, उस हार की मैं डिमांड करूंगी आज शाम को। जैसे अचलदास खींचू को अपनी महलों की ओर आता देखा, झूले से खड़ी होती है और कहती है कि महाराज अभी आप कैसे आ गए? अभी तो जो है आपका जो समय चल रहा है वो समय है खड़गबाजी का, यानी कि आप खड़ग का जो अभ्यास करते हो, यानी तलवार चलाने का जो अभ्यास करते हो, उस समय के अंदर आप मेरे महलों के अंदर कैसे आ गए? तब वो कहता है कि देखो मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं और मना मत करना, प्रॉमिस करो, वादा करो कि जो मैं मांगूंगा वो दोगी। लाला मेवाड़ी एक बार तो थोड़ी सी सोचती है कि ऐसा क्या मांगने वाला है, लेकिन वापिस कहती है कि इसमें अर्ज करने की क्या बात है, आप जो कहोगे वो आदेश है और उसको मैं पूरा करूंगी, हुक्म फरमाओ आप। तो अचलदास खींची कहना भी चाहता है, कह भी नहीं पा रहा था। लाला मेवाड़ी खड़ी खड़ी देख रही है, आंखों में आंखें डालकर। लाला मेवाड़ी कहती है कि ऐसी क्या बात हो गई डार्लिंग जो आप छुपाना चाहते हो, बताओ। तब अचलदास खींची कहता है कि मेरे लिए जो है नारियल आया है। कहां से? जांगलूक प्रदेश की राजकुमारी उमादे सांकली का। ये सुनते भाई साहब लाला मेवाड़ी की आंखों से जो है आग के गोले बरसने स्टार्ट हो गए। लाला मेवाड़ी एकदम ऐसी चिड़चिड़ी सी हो गई। वैसे ही नाम में फीलिंग आ रही है कि वो लुगाई भी थी लेकिन दिखती कैसी होगी। हाँ, तो वैसा ही अचलदास खींची के सामने हो रखा था। अचलदास खींची डरता भी था उससे और कहना भी चाह रहा है और कह भी दिया है। अब यहाँ पर जो लाला मेवाड़ी है वो प्रॉमिस भी कर चुकी है, मना भी कैसे करे। अचलदास खींची वहां पर मन्नत कर रहा है, घुटनों के बल बैठ गया, गिड़गिड़ाने लग गया कि प्लीज डार्लिंग मना मत कर, सबके देख तू इतनी रानियां हैं, मेरे सिर्फ तू अकेली है, फिर भी मैं तेरी मन्नत मांग रहा हूं। तो लाला मेवाड़ी भी मन ही मन में सोचती है कि अगर ये चाहता तो पता नहीं 1 या 5 शादियां कर लेता, अपन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन लाला मेवाड़ी मन ही मन में सोचती कि अभी तक इसने ऐसा किया नहीं है तो क्यों ना बात अपनी ओर ही अपने पाड़े के अंदर ही रख ले। लाला मेवाड़ी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको जो है इसकी परमिशन जो है दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी और आप मुझे वचन दो पहले। तब अचलदास खींची ने कहा कि बताइए आपकी शर्त क्या है? मैं वचन दूंगा बिल्कुल। तब लाला मेवाड़ी ने कहा कि आप शादी कर सकते हो, लेकिन जो शर्त है वो शर्त ये है कि जब यहां से आप रवाना होते हो और आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद में आप जब तक ससुराल के अंदर रहोगे
वो समय आप उमादे के साथ रह सकते हो। रास्ते के अंदर जब आप वापस आओगे तब तक उसके साथ रहोगे, लेकिन जैसे ही वापस आप जो है गागरोन पहुंच जाओगे, कहाँ पहुंच जाओगे, गागरोन दुर्ग पहुंच जाओगे, उसके बाद में आप जो है किससे मुलाकात नहीं करोगे, उमादे सांकली से। अब अचलदास खींची और करता भी क्या, उसको लगा कि यार सालखंड तो टाल दूं किसी भी करके, घसी पीटी जिंदगी जी रहा हूं, रंगीन बन लेता हूं थोड़ा सा। उसने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया और वचन दे दिया, वादा कर लिया कि बिल्कुल जैसा तू कहेगी वैसा मैं करूंगा, ये हुकूमत तेरी है, तेरा हुक्म जो है वो हमेशा के लिए आंखों पे जो है रखूंगा। ऐसी कुछ बातें कर लेता है वहां पर, और यहाँ से बिल्कुल बारात सजाता है, खुद सजता है और यहाँ से रवाना होता है। कहाँ पहुंच जाता है, जांगलू प्रदेश। जांगलू प्रदेश गया और जैसी जैसी उसने उसकी तारीफ सुन रखी थी, वहां पर जब शादी हो जाती है, तोरण मार लिया, फेरे वेरे ले लिए कंप्लीट। उसके बाद अगला आदमी की तो यही था कि वापस जाएंगे तो उधर जाने के बाद में अपना सिस्टम जो है वो लाला मेवाड़ी हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगी, कभी उमादे से मिलने नहीं देगी। तो वो जहां शादी करके अंदर एंटर होता है रणवासे के अंदर, कहां पर दोस्तों ध्यान रखना, जहां पे रानियां रहती है या महिलाएं जो रहती थी उसको अपने कहते थे रणवासा या रणवासे, ठीक है, और मुस्लिमों को कहते थे इसको हरम। हाँ ठीक है, तो रणवासे के अंदर एंटर होता है और अगला आदमी 9 दिन तक वापस बाहर ही नहीं निकला। आप सोचो एक बार कि उमादे सांकले के साथ ही पड़ा रहा 9 दिन तक। बाहर जो उसके मंत्री दरबारी जो बाराती लोग गए थे वो सब वेट करे कि महाराज अब बाहर आए, अब बाहर आए, लेकिन बाहर आए ही नहीं। सबको टेंशन होने लग गई कि यार 9 दिन हो गए वापस बाहर नहीं निकल रहा। और वो जो 9 दिन का जो माहौल है उसने अंदर देखा, और अंदर देखने के बाद वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे चंदन के पेड़ पे जो है काला सांप लपट रखा है। यानी कि वो अब प्रशंसा कर रहा है किसकी, उमादे सांकले की, ठीक है। हाँ, वो कह रहा था कि जिस प्रकार से गुलाब की जो पंखुड़ी होती है या जो कली होती है उसके ऊपर जो भंवरा जो है गुंजार करता है, वैसे जी कर रहा है कि भाई साहब इस कली को मैं कभी छोड़ के ही नहीं जाऊं। तो वो जो 9 दिन तक है अंदर आराम से वही सेट होके बैठा रहा। लेकिन बाद में कोई मंत्री था, उस मंत्री ने दासी के पास संदेश भेजा कि महाराज को कहो कि बाहर तो निकले, पागल हो गया कि अंदर ही कैसे रहने लग गया है। जब वो बाहर आता है तो उनसे बातचीत होती है, लेकिन वो एक कोई सीनियर दरबारी था, वो आके उसको कहता है कि महाराज आपको चलना चाहिए, शायद तक आप भूल गए हैं, गागरोन दुर्ग जो है आपके लिए जो वेट कर रहा है। इधर अचलदास खींची ने अपना दुखड़ा सुनाया। उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं और मुझे वापस चलने के लिए मत कर। दरबारी ने कहा कि आप किस प्रकार के दुख की बात कर रहे हो, आप भाग्यवान हो जो उमादे सांकली जैसी आपको नार मिली है, हीरे जैसी कचनार है, समुद्र के अंदर आपने रतन खोजा है, उसके बावजूद ऐसी हरकतें ऐसी बातें कैसे आपके मुंह से शोभा नहीं दे रही। तब अचलदास खींची ने अपना दुखड़ा सुनाया, कहा कि मैं आते समय लाला मेवाड़ी से परमिशन लेके आया था, उसको वचन देके आया था कि जो शादी हो जाएगी वापस लेके आऊंगा, उसके बाद में मैं तेरे साथ ही रहूंगा, उमादे सांकली से कभी मिलने नहीं जाऊंगा, उसके महलों के अंदर तेरी बिना इजाजत के नहीं जाऊंगा। अब दुखड़ा तो ये है कि मैं वापस चला जाऊंगा तो वो आने नहीं देगी, और आने नहीं देगी तो वैसा मेरी जिंदगी तो फिर नरक बन जाएगी। दरबारी ने कहा कि बात तो सही है, तो फिर क्या करें, थोड़े दिन और वेट करो। इधर जो है होता क्या है कि लाला मेवाड़ी वेट कर रही है बेटी बेटी कि अब आए अब आए, अगला आदमी अभी आ ही नहीं रहा है। 6 महीने गुजर गए। कितने महीने गुजर गए, 6 महीने। लाला मेवाड़ी की टेंशन होने लग गई। लाला मेवाड़ी इधर टेंशन के अंदर 24 घंटे भाई साहब बेटी बेटी रोए। यानी लाला मेवाड़ी की चूंदड़ी के चारों पल्लू के ऊपर देखा जाए तो आंसू से भीग चुके थे, आंखें नम रह गई, आंखें जो सूज गई थी, मोटी हो गई थी, रो रो के बुरा हाल था। और वो कह रही अपने अपने आप को कि मैंने किस प्रकार का वादा जो है उससे कर लिया है। वो कह रही थी कि सौत के संताप जो है वो ले बैठी मुझे, ठीक है। हाँ, उसके दुख के अंदर, उसके विरह के अंदर अब वो तड़प रही है। लाला मेवाड़ी इधर से एक जो हलकारा था उसको बुलाती है, बुलाकर कहती है कि मैसेज टाइप कर और लेटर भेज। तो गवर्नमेंट ऑफ गागरोन का जो लेटर है वो जांगलू प्रदेश भेजा गया, जिसके ऊपर लाला मेवाड़ी ने सील लगा के भेजी थी और कहा कि अचलदास जी जल्दी लौट आओ, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है। अचलदास के पास वो लेटर पहुंचता ही नहीं है। वहां पहली बात तो रणवासे के अंदर कोई पुरुष नहीं जा सकता है। वहां पर जाएगा तो कोई या तो दरबारी जाएगा, वो भी अंदर एंटर नहीं हो सकता है। वहां कोई दासी वासी होगी, उसको बुलाकर वो लेटर देना होता है। तो इधर से कोई जो भी लेटर लेकर गया था वो वहां पर कोई दरबारी था उसको देता है। दरबारी जाकर रणवासे के अंदर कोई दासी थी उसको दे के आता है। उस दासी के पास जब वो लेटर था तो दासी अचलदास को देने जा रही थी, तभी बीच के अंदर उमादे मिल जाती है। और उमादे ने कहा कि लेटर में क्या है,
कि ये गागरोन से आया है। उमादेव उस लेटर को लेती है और पढ़ती है, पढ़कर उस लेटर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए और जाके उस दासी को कहा कि जाके कह देना कि अचलदास खींची ने उस लेटर को फाड़ के फेंक दिया है, आना ही नहीं चाहता है। जब वापिस लाला मेवाड़ी के पास में ये संदेश जाता है तो इधर जो मामला है और ज्यादा गंभीर हो गया। पर अब होने को कौन टाल सकता है। इधर लाला मेवाड़ी ने अपना एक विश्वास जो पात्र आदमी था उसको बुलाया और उसको कहा कि माहोता जी आप जाइए और आप उनको किसी भी कंडीशन के अंदर लेके आओ। तो वहां से जो वो निकलता है, यहाँ आता है, आके बातचीत करता है, अचलदास खींची से मुलाकात करता है। अचलदास खींची ने कहा कि आप इस समय यहाँ कैसे पधार चुके हो, गागरोन पे किसी ने अटैक कर दिया क्या। तब वो जो आया हुआ संदेश लेकर था उसने कहा कि नहीं, गागरोन पे आपके होते हुए किसकी जो मजाल है आंख उठा के देख ले। और वो कहता है कि दुकड़ा कुछ और ही है महाराज, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इतने दिन हो गए ससुराल के अंदर पड़े पड़े, 4 दिन से ज्यादा अगर दामाद ससुराल के अंदर रहता है तो उसकी इज्जत घट जाती है, आपको शर्म नहीं आ रही है, घर जवाई बन के धुंधे चाट रहे हो, चलो यहाँ से। अचलदास खींची जो है उसको कहता है कि तू नहीं जानता मेरा दुख, इससे अच्छा तो मैं जो मेरी इज्जत नहीं रखूं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं रहना उमादे के साथ में। जैसे जैसे वो समझाता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ से तो निकलो, रास्ता खूब लंबा है, रास्ते के अंदर रुक जाना, जितना चाहे उतना 1.5 साल का रास्ता निकाल लेना, फिर तो चलना ही पड़ेगा एक दिन तो। और ये बात थोड़ी अचलदास की भी जमी। अचलदास ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन विदा लेते हैं, वहां से रवाना होते हैं, 2-1 कोस चलते हैं। अब 2-1 कोस का मतलब देख लो दोस्तों, 6-7 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद अचलदास खींचे नीचे उतरता है घोड़े से और कह देता है कि भाइयों अब आगे नहीं चलना है, इस रेगिस्तान वाली जो मिट्टी है इसके अंदर घोड़े ऊंट जो आती है ये थक जाते हैं, इनको भी रेस्ट की आवश्यकता है। हाथी घोड़े ऊंट तो नहीं थके थे, अगले आदमी 6-7 किलोमीटर चलता है उसके अंदर ही ये लग गया था कि उमादे बिछड़ रही है, तो वापिस वहीं पे टेंट लगवा देता, वहीं रह जाता। ऐसे करते करते रास्ते के अंदर ही उसने जो है टाइम निकाल दिया, खूब सारा समय जो है किसके अंदर निकाल दिया उसने, रास्ते के अंदर। ऐसे करते करते जब ऋतुएं चेंज होने लग गई थी, मौसम चेंज होने लग गया, कभी तो बारिश आने लग गई, तो बारिश आई तब वो कहे कि वर्षा ऋतु के अंदर तो आपको पता है ना कि जानवर भी जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हो, और आप कह रहे हो कि यहाँ से चलो, रास्ते के अंदर नदी नाले उफान पे होंगे, कहीं बेजाई कर जाए तो, इसलिए अपने को आगे नहीं चलना है। फालतू की बातें करे बापड़ा बेटा बेटा, लेकिन धीरे धीरे आगे भी बढ़ना था। फिर वैसे ही अगर सर्दी की ऋतु आ जाए तो कहे कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, आज कोहरा है, धुंध है, अपने जो कोई एक्सीडेंट हो जाए रास्ते के अंदर, इसलिए अपने को आगे नहीं बढ़ना है। तो इस प्रकार की बातें करता करता धीरे धीरे वो लास्ट फाइनली जो है अपनी मंजिल जो है डेस्टिनेशन गागरोन दुर्ग के पास पहुंचता है। और जैसे गागरोन दुर्ग के पास में पहुंचने वाला था, उमादे जो है वो रोने लग गई। उसके साथ के अंदर उसकी सहेली जीमा चारण भी आई थी। कौन आई थी? जीमा चारण, जिसने ये संबंध करवाया था वो भी साथ के अंदर थी। तो जीमा चारण के पास में वो रोती है, जीमा चारण उसको समझाती कि बावड़ी रोने से कुछ नहीं होना है, जो मुकद्दर में लिखा होगा वो होगा, अब चलना तो है ही, फाइनली आपको गागरोन जाना ही पड़ेगा। और कब तक आप इस प्रकार रास्ते के अंदर अपनी जिंदगी जो है जीते रहोगे। वो कहती है, जीमा चारण कह रही है उमादे को कि उमादे मेरी जो वीणा है उसके अंदर इतना दम है कि काले नाग भी फण उठा के डांस करने लग जाते हैं, तो ये तो राजा है, तो इंसान है, इसको तो मैं मेरी वीणा की धुन पे ही खींच के ले आऊंगी। ऐसी कुछ बातें करती है और उसके बाद में महलों के अंदर एंटर हो जाते हैं। जब महलों में एंटर हुए तो लाला मेवाड़ी भाई साहब आगे खड़ी एकदम बागिन बन के, और उसने अचलदास खींचे का हाथ पकड़ के खींच लिया कि साइड में आजा, खूब हो गया, तेरे जो वचन थे वो कंप्लीट होते हैं, मेरे भी वचन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब वहां से दोनों अलग अलग हुए, उमादे को अलग से महलों के अंदर रख दिया और इधर जो है कौन, लाला मेवाड़ी लगे अचलदास को। अचलदास खींची भाई साहब वापिस 7 साल तक, कितने साल तक, 7 वर्ष तक जो है उमादे सांकली से मिलने ही नहीं आया। और 7 वर्ष तक मिलना तो दूर की बात, इसकी परछाई तक नहीं देखी थी उमादे ने। उमादे जिस प्रकार उसकी तारीफ की गई थी कि ऐसी दिखती है और वैसी दिखती है, उमादे के हालचाल बिगड़ गए भाई साहब। जिन बालों को वो कह रहा था, जिनकी जुल्फों को देख के उनके बारे में तारीफ की जा रही थी कि चंदन के जो पेड़ पे काला सांप लपट रहा है, उन बालों के अंदर जुए पड़ गई थी भाई साहब, ये देख लो आप। इस प्रकार का सीन उनका हो गया था। और धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन इधर जो है उमादे जो है ये रोती बिलखती रहे। धीरे धीरे इसकी जो भी है दिनचर्या वो भी चेंज होने लग गई। जीमा चारण इसको लेकर बहुत ज्यादा दुखी होने लग गई। जीमा चारण ने कहा कि यार उमादे ऐसा मत करे, एक दिन बहुत अच्छा आएगा कि खुद चलकर राजा जी तेरे पास आएंगे। लेकिन वो विश्वास कैसे कर ले कि शादी करके लाने के बाद में 7 साल हो चुके, अगला आदमी वापस मुड़ के जो है शकल दिखाने तक नहीं आया है, अब आगे तो क्या होगा भगवान जाने। तो यहाँ
एक दिन क्या होता है कि उमादेवी सांकली सो रही थी और सोते हुए को एक सपन आता है, सपना देख रही थी। उस सपने के अंदर उसने ये देखा था कि अचलदास खींची उसके महल के अंदर आ जाते हैं, पलंग के अंदर बैठते हैं, पलंग के ऊपर, और बैठ के उसकी गर्दन के पास में अपना हाथ डाल रहे थे। तभी सपन टूट गया। वो उसको कहती कि मैं ऐसी चिर निंद्रा के अंदर सोना चाहती हूँ जिसके अंदर मैं इस सपन को लगातार देख लूं और कभी वापस उठू ही नहीं। बस जिमा चारण उसके दुख से दुखी और एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं लाला मेवाड़ी की कुछ कमजोरियां निकाल के लेके आती हूँ कि लाला मेवाड़ी जो है वो किस चीज को ज्यादा चाहती है। लाला मेवाड़ी की कुछ दासियां थी, उस दासियों के पास में जिमाचारण जाती है और वहां बातें सुन के आती है कि जो लाला मेवाड़ी है वो गहनों की शौकीन थी। किनकी? आभूषणों की शौकीन थी वो। तो लाला मेवाड़ी जो है किसकी शौकीन है? आभूषणों की। और इसका पता लगा किसको? जिमाचारण को। जिमाचारण वापिस आती एक प्लान बनाती है और वो दूसरे दिन जाकर लाला मेवाड़ी की दासियों के सामने कहती है कि भाई साहब, उमादेवी सांकली के एक ऐसा हार है जिसकी कोई तारीफ ही नहीं है, इतना भयंकर जो हार है वो उसके पास में है। ऐसी जब बात सुनी गई तो उधर वो दासियां जो है वापिस जाती है और जाकर लाला मेवाड़ी को कहती है कि लाला मेवाड़ी, तेरे पास वैसा हार ही नहीं है जो उमादेवी के पास में है। लाला मेवाड़ी गहनों की शौकीन थी। लाला मेवाड़ी बातों में आ गई। लाला मेवाड़ी ने संदेश भेजा, अपनी दासी को भेजा कि जाके कह कि मुझे वो हार चाहिए एक दिन के लिए, दूसरे दिन तो मैं खुद वो हार बनवा लूंगी। जैसे ही वो दासी हार लेने आती है, जिमाचारण ने कहा कि हार तो नहीं दूंगी, मैं खुद चलूंगी। जिमाचारण उस हार को लेती है। हार को लेकर किसके महलों में चली गई? लाला मेवाड़ी के में। और लाला मेवाड़ी के महलों में जाती है। लाला मेवाड़ी वहां बैठी हुई थी, वहां जाके उस हार की जो वो तारीफ करती है और कभी इधर पटकती कभी उधर पटकती रही। इस प्रकार उसको भड़क भड़क करवाया कि अगले का दिल पिघल गया। उसने कहा कि चाहिए तो ऐसा ही हार, भले उस हार की कीमत ही मत हो, लेकिन लाला मेवाड़ी के अंदर दिमाग के अंदर घर कर चुकी थी वो कि मुझे ऐसा हार चाहिए, मैं पटरानी हूं और मेरे पास ऐसा हार नहीं है और उमादेवी के पास ऐसा हार है। तब वो उसको कहती है कि मुझे हार दे दे आज के लिए। तभी वो खड़ी होती है जिमाचारण और लाला मेवाड़ी के गले के अंदर उस हार को डालती है और डाल के कहती है कि क्या खूबसूरत लग रही है लाला मेवाड़ी। लाला मेवाड़ी को उठा के दर्पण के सामने लेके गई और चेहरा दिखाया। चेहरा देख के वो अपने आप के शकल देख के रीझ रही थी। तब मौका देख के चौका लगा दिया जिमाचारण ने। जिमाचारण ने कहा कि कोई बात नहीं है, हार मैं आपको नजर कर जाऊंगी, गिफ्ट में दे जाऊंगी, लेकिन इसकी एक जो है शर्त है, आप मुझे एक रात के लिए अचलदास खींची को जो है दे दो। अचलदास खींची जो है उमादेवी के महलों के अंदर जाना चाहिए। ये बात सुनते एक बार तो लाला मेवाड़ी हिचकिचाहट सी हो गई थी, लेकिन लाला मेवाड़ी ने कहा कि कोई बात नहीं, अपना ही तो बावड़िया है, जब वादे कर रखे हैं तो एक रात ही तो भेज रही हूँ और कुछ न कुछ शर्त रख के मैं भेज दूंगी, एक रात भी क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इसके बहाने हार तो मिल जाएगा। और उस हार को उन्होंने दे दिया और वादा हो गया कि बिल्कुल आपके पास भेज दिया जाएगा। दोस्तों, उस दिन वाली जो शाम थी, उस दिन अचलदास खींची लाला मेवाड़ी के महलों में जाता है। लाला मेवाड़ी एकदम सज के तैयार बैठी हुई थी। लाला मेवाड़ी के पास जाता है। लाला मेवाड़ी उसको कहती है अचलदास खींची को कि अचलदास जी, आपको नहीं लगता कि आपकी एक और दुल्हन है, आपकी एक और रानी है उमादेवी, कभी कभी उसके पास भी जाना चाहिए, इतना टाइम हो गया है, बार त्योहार तो जाना ही चाहिए, जाले कुले साफ होनी चाहिए अगली के भी। तो इस प्रकार की जब बातें हुई तब अचलदास खींची मनी मन के अंदर सोच रहा था कि नागिन तुम आज इस प्रकार की बातें कैसे कर रही है, लेकिन अचलदास खींची ये भी तो चाह रहा था कि मैं भी उमादेवी के पास जाऊं, वो वापस कोई क्वेश्चन ही नहीं करता है। दूसरे दिन इधर जिम्माचारण और जो उमादेवी है वो बहुत खुश हो रही थी। उमादेवी की जो छाती है भाई साहब धड़कने बढ़ रही थी, धड़क रही थी बहुत तेज। अभी एक चीज तो उसको लग रही थी कि खुशी के मारे जो है धड़कने बढ़ रही है, एक उसको ये भी लग रहा था कि कहीं वापस दर्द ना मिल जाए, तो धड़कने उस लेवल से बढ़ी हुई थी। शाम का समय हुआ, इधर महलों को सजाना स्टार्ट हुआ। उमादेवी के जो महल थे उनको अगर सजाया जा रहा था तो उसकी अगर बात करें तो पहली बार आज जो है उमा का जो घर है वो अलौकित हुआ था। अलौकित का मतलब उसके अंदर दीपदान, रोशनी वोशनी इस प्रकार से सजाया जा रहा है, क्योंकि उनके कभी खुशी का माहौल ही नहीं हुआ तो वो क्या सजाए। ठीक है, तो पहली बार जो घर है उसको अलौकित किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं कि जो प्रत्येक ताक ताक के अंदर दासियां जो है घी के दीपक जला रही थी। चंदन की लकड़ी से बने हुए जो बेड था, उस बेड का जो निवार था
उसको कसवा कर उसकी सेज तैयार की जा रही थी, क्योंकि जिमाचारण को लग रहा था कि आज जो है स्वागरात मनेगी इधर वापिस एक बार महलों के अंदर, लेकिन ऐसा होने कहाँ दे रही है लाला मेवाड़ी। इधर तो महल सज रहे हैं, इत्र के दिए जलाए जा रहे हैं, पूरी चारों तरफ अगर देखा जाए तो चंदन की महक है। कस्तूरी जो महंगी जो कस्तूरी थी वो लाकर वहां पर लगाई गई थी, उससे जो है महक उठी हुई है, चारों तरफ धूप बत्तियां लगी हुई थी। इससे पूरा महल एक प्रकार से ऐसे लग रहा था कि नया नया सजाया गया है। और समय गुजरा, शाम पड़ी, शाम ढली, इधर अचलदास खींची जो है उसके महलों के अंदर जो है एंटर होता है। सामने पलंग से उतरकर अचलदास से मिलने के लिए जो है उमादे सांकली आगे बढ़ती है, लेकिन उधर से अचलदास खींची आते हैं। अचलदास खींची बिना उमादे सांकली की तरफ देखते ही नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं और पलंग पे जाकर लेट जाते हैं। जूतियां उतारी, अपनी तलवार जो है उसको जो अपने तकिए के नीचे दे दी और पलंग पे लेट के करवट ले ली। अब दीवार को देख रहा है वो। उमादे को लगा कि यार इतने सालों बाद में कोई आया है और वो भी बातचीत नहीं कर रहा है, प्यार से तक देख नहीं रहा है, गले नहीं लगा रहा है, चूम नहीं रहा है, क्या दर्द आया है ऐसा फिर। और उधर हुआ क्या था कि लाला मेवाड़ी अचलदास खींची को भेजने से पहले उसने एक और शर्त रख दी थी। उसको कहा कि अचलदास खींची, मैं आपको जाने की अनुमति देती हूँ कि आप मिल के आ जाओ, हालचाल पूछ के आ जाओ, लेकिन याद रखना आपका कमरबंद नहीं खुलना चाहिए। कमरबंद का मतलब दोस्तों नाड़ा नहीं खुलना चाहिए। क्या नहीं खुलना चाहिए? हाँ। तो जब ऐसी बात हो जाती है, अब अचलदास खींची वापस वचनों में बंध गया भापड़ा और इधर आता है। इधर आकर उस लेवल से वो पूरी ड्रेस कोड के अंदर ही सो जाता है, बस जूतियां उतारता है, तलवार को साइड के अंदर रखता है। उमादे वहां खड़ी खड़ी देखती है, उसके बाद आगे बढ़ती है, पलंग पे जाके बैठती है, बैठकर पैर दबाना स्टार्ट करती है और उसकी आंखों से दो मोती लुढ़क गए, यानी कि आंसू टपकने स्टार्ट हो गए। यानी कि उसके पैरों के अंदर आंसू भी टपक रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं रहा, कुछ हंस भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ दीवार को देख रहा है। किसको देख रहा है? दीवार को। और इधर जो उमादे रो रही है, उमादे की जो विरह की जो अग्नि थी या आग थी, उसको देखकर बाहर जो उसकी सहेली है जिमा, वो और ज्यादा दर्द के अंदर तड़प रही है। उसको लगा कि यार मेरी वजह से इसको यहाँ शादी जो है वो हुई थी और अब दुख मिल रहा है, तो मुझे खुशी किस बात की, इतने बड़े घराने के अंदर इसको दिया गया है, लेकिन जब पति का ही सुख नहीं है तो फिर मतलब कोई नहीं है। वो बाहर बैठे बैठे अपनी वीणा के तार कस लेती है और वीणा बजाती है, दो ये सुनाना स्टार्ट करती है। पहले वो वेट करती है कि भाई कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो बाद में वो कहती है कि उमा तू धन्य है कि तूने आज तेरे पति को मोल ले लिया है। क्या कर लिया है? मोल खरीद लिया है, क्योंकि तू एक हार के बदले इसको लेके आई है। किसके बदले लेके आई है? हार के बदले तू इसको लेके आई है, लेकिन आगे कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, वो कह रही कि लंबी मुद्दत के बाद में तू इससे मुलाकात की है और आज ये तुम्हारी सुखद रात्रि है, और इस रात्रि को तुम चुपचाप किस प्रकार से बिता रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार के दोहे सुना रही है, लेकिन उधर भाई साहब वो टसकार मस कुछ नहीं हुए, न हिले न डुले। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल आप कह दो कि सुन खा के पड़ा हुआ है, मगरमच्छ की जैसे पड़ गया है कि कुछ भी कर लो लेकिन अगला आदमी टस का मस नहीं होगा। फिर वापस वो दुआ सुनाती है और वो कहती है अर्धरात्रि का समय हो चुका है। इसका आधी रात बीत चुकी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यानी कि बाहर से वो भी कैमरा लगा के देख रही थी कि अंदर कुछ प्रोग्राम हो कि नहीं हो। तो बाहर से वो दोए सुना रही है, तेज तेज आवाज के अंदर वो कह रही है कीर्ति नक्षत्र जो है वो भी अब जो है नीचे ढल रहा है, अब तो कुछ कर लो। लेकिन फिर भी नहीं होता है। वो कह रही है कि हार के एवज के अंदर में पति को लेकर आए थे, पर न तो वो हंसता है न वो रो रहा है। इस प्रकार की कंडीशन के अंदर आ गए है, न बोल रहा है। तब जाके अब क्या करे? तब वापिस वो कहती है कि चंदन काठ का बेस कीमती पलंग है, यानी चंदन काठ, चंदन की लकड़ी का बना हुआ बेस कीमती पलंग है, और यहाँ पर जो कस्तूरी जो है ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसकी जो सुगंध है वो पूरे शयन कक्ष के अंदर महक रही है। सब कुछ वैभव है, लेकिन पत्नी जो है वो बिलक रही है और पति सुख से सो रहा है। इसको शर्म नहीं आ रही मगरमच्छ को कि कुछ कर ले यहाँ छेड़छाड़, इलोजी बन जाता आज। वहां कौन सी लाला मेवाड़ी कैमरा लगा के बैठ के देख के भेजी थी कि कमरबंद नहीं खोलना तेरे को। इस प्रकार के जब दोहे सुनाई गई, बाद में उसने कहा कि ऐसा दाम्पत्य जीवन भी किस काम का, ऐसे घर को आग लगा दो भाई। ऐसे घर के अंदर किसी लड़की का ब्याह नहीं करना चाहिए जहां पति का सुख नहीं मिले।
इस प्रकार के दोहे सुनाए गए, लेकिन वो नहीं बोलता है। और धीरे धीरे जो है सुबह का समय हो गया, सुबह होती है, उधर से लाला मेवाड़ी जो है अपनी एक दासी को भेजती है कि जा अचलदास खींची को बुला के लेके आ जा, टाइम ओवर हो चुका है। वो जैसे ही दासी आती है, दासी आके कहती है कि अचलदास खींची आपको बुलाया है लाला मेवाड़ी ने, आप चलिए। अब जैसे ही अचलदास खींची जाने के लिए तैयार हुआ, उधर जीमा चारण आती है और जीमा चारण उस दासी को कहती है कि दासी जाके लाला मेवाड़ी को कह देना कि हमारा हार लेके आ जाए और अचलदास खींची को ले जाए। हालांकि उस समय अचलदास खींची को तो भेज दिया जाता है, लेकिन अचलदास खींची जब जा रहा था उस समय वो उमादे की तरफ देखता है। उमादे का जो चेहरा है वो अब थोड़ा बहुत खिला था और उसको लगा कि यार कहीं ना कहीं पासा जो है अपने पाड़े के अंदर आ गया है। इसको अब ऐसा लग चुका है कि अब ये जो अचलदास खींची है ये लाला मेवाड़ी की बातें नहीं मानेगा। दोस्तों एक दुआ और सुनाया था, उसने ये भी कहा था कि अचलदास खींची तू सुन ले रहे कि लाला मेवाड़ी भले तेरी कास होगी, लेकिन उससे कमजोर हमारी जो है उमादे भी नहीं है। लेकिन गलती न तो उमादे की है न लाला मेवाड़ी की है, गलती अचलदास खींची तेरी है। तू एक खुद जो है शेर है, सवार है, लेकिन तू जो है टट्टू की सवारी करता है। किसकी? टट्टू आते ना खच्चर, हाँ, उनकी सवारी करता है। और तू कब जो है इन ईरानी या इराकी घोड़ों की जो है सवारी कर लेगा। इस प्रकार की बातें हो गई। अचलदास खींचे के भाई साहब आर पार चुप तो रही थी बातें, लेकिन क्या करता अगला आदमी, जाता है और जाकर उधर लाला मेवाड़ी के पास बैठ गया। लाला मेवाड़ी और अचलदास खींची वहां पर जो है एक दिन चौपड़ पासा खेल रहे थे। चौपड़ पासा खेलते खेलते ही इधर से उमादे ने एक अपनी दासी को भेजा और कहा कि जाके अचलदास खींची को कहो कि महलों के अंदर आए। वो दासी जाके लाला मेवाड़ी के सामने अचलदास खींची को कहती कि अचलदास खींची जी आपको उमादे सांकली बुला रही है। जैसे ही ये बात सुनी अचलदास खींची जो है पासे को फेंकता है और खड़ा हो जाता है। खड़ा होता है और उधर से भाई साहब जो लाला मेवाड़ी है उसकी धोती पकड़ के बैठ गई और कहा कि कहां जा रहे हो, पहले गेम पूरा करो। उसने कहा कि नहीं करना मुझे गेम वेम पूरा, और मैं वहां जाऊंगा, आज के बाद तेरी बात भी नहीं मानूंगा, क्योंकि तूने मेरी कीमत तय की थी। एक हार के बदले तूने मेरे को एक नाइट उधर भेजा था और शर्म आनी चाहिए, तूने उस दिन भी मेरे साथ में जो है चालाकी चली थी, मेरे से वचन लिए थे कि आप उधर जाओगे लेकिन कुछ नहीं करोगे, और मैं उन वचनों पे अड़ी गिरा था। लेकिन तूने मेरे साथ में जो है विश्वासघात किया है कि मेरी कीमत इतनी सस्ती लगा दी कि एक हार के बदले में तूने क्या कर दिया है, मेरे को उधर सौंप दिया है। अगर ऐसी बात थी तो मुझे कहती, इसलिए मैं आज के बाद तेरे साथ अब नहीं रहूंगा, मेरी इच्छा होगी तब आऊंगा और मैं उमादे के पास जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है उमादे सांकली के साथ में जो बाद में अचलदास खींची जो है क्या करता है, मिलना जुलना स्टार्ट करता है। तो ये आपके गागरोन दुर्ग के अंदर जो है कहानी थी भाई। कहाँ की कहानी थी? गागरोन दुर्ग की। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं गागरोन दुर्ग को। किसको देखेंगे? गागरोन दुर्ग को।